हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7 की फ्री रेडिकल्स के। तो फ्री रेडिकल आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने एनबीएस वगैरह देख लिया था, तो फ्री रेडिकल की ज़्यादातर रिएक्शंस हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है लेक्चर नंबर 6 तक। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली फोटो हेलोजिनेशन पे ही बात करेंगे और पूरा लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा ही सा होगा, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा इसमें। तो ये कंप्लीट करने के बाद अगले लेक्चर से हम लोग कार्बोकैटायन शुरू करेंगे। इस लेक्चर को खत्म करने के बाद ऑब्वियसली तुम्हें लिंक में होमवर्क भी मिल जाएगा, तो तुम्हें होमवर्क भी करना होगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स होंगे। सॉल्यूशंस आर नॉट गिवन। सॉल्यूशन अगर तुम कहोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो फिर आगे देखा जाएगा क्या कर सकते हो उसके लिए। और हम लोगों को क्या करना है, और हम लोगों को इसे पूरा रिवाइज करना है बढ़िया से, जिससे कि हम लोग कार्बोकैटायन में फ्रीली पहुंच पाए। और कार्बोकैटायन में पहुंचने से पहले जो प्री रिक्विजिट है वो क्या है कि तुम पहले जीओसी में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस करके रखोगे। ठीक है, इतना करना मिनिमम है, वो करना ही पड़ेगा, उसके बाद आगे बात हो पाएगी। ठीक है, तो फोटो हेलोजिनेशन हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है, जल्दी जल्दी करो, नहीं तो फिर बात छूट जाएगी ना। ठीक है, ठीक है, मैं कोर्स जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ। ये वीडियो जल्दी जल्दी आते रहेंगे, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, है ना। थोड़ा थोड़ा यार, और पीवाईक्यूज भी लाने की सोच रहा हूँ। पीवाईक्यूज भी तो आना ही है ना, 2024 के पीवाईक्यूज भी जल्दी शुरू करूंगा। ठीक है, तो फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स की अगर हम बात करें तो फोटो हेलोजिनेशन में क्या होगा, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटो हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑफ एल्केन्स इज कॉल्ड फोटो हेलोजिनेशन। ठीक है, ये रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में तुम लोगों ने एल्केन्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ी होगी जरूर। ठीक है, इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो जो भी दिक्कतें हैं इसकी, जिससे वो समाप्त हो जाए और कभी ऐसी दिक्कत आगे ना आए। ठीक है, बढ़िया से बात करते हैं। तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स लिख देते हैं, इसे क्या है ये क्या है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स in presence of sunlight, in presence of sunlight, sunlight को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू इज कॉल्ड फोटो हेलोजिनेशन। फोटो हेलोजिनेशन। ठीक है, आराम से लिखते रहो, कोई जल्दी की बात नहीं है, छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग बाकी फिजिकल वगैरह भी पढ़ ही रहे हो, है ना। अध्याय और निश्चय से तो कंप्लीट करना ही है सब कुछ हम लोगों को। यहाँ पे एच न्यू लिख दिया, एच न्यू का मतलब सनलाइट होता है, तो इससे क्या बन जाएगा, आर एक्स बन जाएगा और एच एक्स बन जाएगा। इसकी सबसे बेसिक रिएक्शन जो 9th क्लास में भी लोग पढ़ लेते हैं या 10th में पढ़ लेते हैं, पता नहीं तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। जब मैं 10th में था तो एल्केन्स एल्कीन एल्काइन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज सारी यूपी बोर्ड का मैं पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम का, है ना। तो वहां पे 10th में ही पढ़ ली थी ये सब। अब तो शायद एनसीईआरटी ने कोर्स से हटा दिया 10th के, कार्बोनेट्स कंपाउंड भी बहुत थोड़ा कर दिया, तुम लोग रिलेट कर पा रहे होगे मेरी बात से। तो वहां पे सारा मैंने पढ़ लिया था, तो मेरे को तो काफी ईज थी। तुम्हें पता नहीं कितनी है, लेकिन ठीक है, नहीं है तो भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, CH4 की रिएक्शन करा दी, किससे, CH4 की रिएक्शन Cl2 से करा दी, और CH4 को ले लिया एक्सेस में, और यहाँ पे सनलाइट लिया। जब CH4 एक्सेस में लिया तो यहाँ पे क्लोरीन लग गया और HCl बन गया। इसे कहते हैं मोनोक्लोरिनेशन। एक बार H लगा तो क्या हुआ, मोनोक्लोरिनेशन हो गया। ठीक, मोनोक्लोरिनेशन हो गया। ये नोट कर लो इसे आराम से। ठीक, धीरे धीरे यार कोर्स डाइल्यूट ही होता जा रहा है ना। केमिस्ट्री में सब देखो, आईआईटी से भी धीरे धीरे, पता नहीं केमिस्ट्री को ही ना उड़ा दें कभी को ये लगता है मेरे को तो। नहीं, ऐसा होगा नहीं, केमिस्ट्री कभी नहीं उड़ेगी, चिंता मत करो, केमिस्ट्री स्कोरिंग है। नहीं तो जेई में फिजिक्स और मैथ में नंबर लाना तो बहुत ही मुश्किल है ना। कितने लोग मेरी बात से रिलेट कर रहे हैं कि जेई में एडवांस में खासकर फिजिक्स और मैथ्स में स्पेशली नंबर लाना बहुत मुश्किल है। केमिस्ट्री तो ईजी है, केमिस्ट्री उठाई जा सकती है, और अगर ढंग से पढ़ लो तो केमिस्ट्री में 100 नंबर लाना बड़ी ईजी बात है यार। ठीक है ना, चलो ठीक है। और आपस में डिस्कशन करते रहो कंस्ट्रक्टिव वे में। जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं, कम से कम ग्रुप बनाओ ऐसे लोगों का, 5 लोगों का। और ये तरीका तो मैं बताता हूँ पढ़ने का। देखो, जो हॉस्टलर्स हैं, जो खासकर कोटा या फिर बॉम्बे या फिर कहीं पे भी, दिल्ली में भी हॉस्टल में रह रहे हैं, उनके लिए क्या करना होता है, और या जो स्कूल भी जा रहे हैं उनके लिए भी एक तरीका सिंपल बताता हूँ तुम्हें, इफेक्टिव स्टडी का। कि अपने दोस्तों का 3-4 लोगों का दोस्त का ग्रुप होता है, 4 मेक्स अ क्राउड, है ना। 4 से ज्यादा होंगे तो फिर वो हौच पौच हो जाएगा। 4 लोगों का ग्रुप बनाओ और उनसे कहो कि यार कोई एक्स टॉपिक पढ़ के आते हैं। मान लो तुमने कह दिया कि लिक्विड सोल्यूशन, सब लोग 2 दिन का टाइम है, सब लोग लिक्विड सोल्यूशन पढ़ के आएंगे। ठीक, सब लोग लिक्विड सोल्यूशन पढ़ के आएंगे, 2 दिन तक आपस में डिस्कशन नहीं होगा लिक्विड सोल्यूशन के लिए। फिर 2 दिन बाद जब सब लोग मिलेंगे तब हम लोग लिक्विड सोल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। मैं ऐसे ही पढ़ता था। ठीक है,
इनफैक्ट फिटजी में भी हम लोग यही करते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि 4 लोगों का ग्रुप बना लिया और 2 दिन बाद डिस्कशन करना है। अब 2 दिन बाद डिस्कशन जब शुरू होगा तो पहले आएगा कि सब लोग अपने अपने डाउट्स पूछेंगे। तो पहला बंदा कोई भी इनिशिएटिव लेके कहेगा, मेरा मान लो लिक्विड सोल्यूशन में डाउट है कि मेरे को एजियोट्रोप समझ में नहीं आया, तो बाकी लोग उसे मिलकर एजियोट्रोप समझाने की कोशिश करेंगे। फिर अगला बंदा कहेगा मेरे को ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में नहीं आया, वो बताएंगे। कोई कहेगा वांट ऑफ फैक्टर नहीं आया। इस तरह से बात चलेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ अच्छे सवाल जेई एडवांस के सब लोग टाइमर लगा के वहीं बैठ के सॉल्व करेंगे। फिर उसके आउटपुट देखेंगे कि क्या स्कोर कर रहे हैं। इससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दोस्तों के बीच में बकवास नहीं हो पाती, ठीक। इधर उधर की बात करने से बेहतर है समय सारा कहाँ लगा दो, समय सारा जेई की तैयारी में लगा दो, वही ज्यादा बेहतर तरीका है, ठीक है। ये कर पाओगे तो फायदा मिलेगा, नहीं तो फिर तो टाइम तो बर्बाद हो ही रहा है। ये नोट कर लिया। चलो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आगे लिखते हैं। तो अगर हम CH4 की रिएक्शन, अगर हम CH4 की रिएक्शन क्या करें, CH4 की रिएक्शन हम लोग करा दें किससे, Cl2 से करा दें और H न्यू ले लें। और इस बार क्या करें कि Cl2 को एक्सेस में ले लें। इस बार किसे ले लिया एक्सेस में, Cl2 को एक्सेस में लिया तो पहले क्या होगा, CH3Cl बनेगा और HCl बनेगा। ये CH3Cl Cl2H न्यू से रिएक्शन करके, ये तो सबको पता है रिएक्शन यार, कि CH2Cl2 बना देता है। CH2Cl2 को कहते हैं डाई क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन जो होता है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है DCM, ट्रक वाला DCM नहीं, DCM, ठीक। और ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसा है, पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक का मतलब होता है जो प्रोटॉन न दे, जो प्रोटॉन न दे वो एप्रोटिक है, ठीक। तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। फिर इसके बाद Cl2H न्यू से रिएक्शन हुई तो क्या बन जाएगा, CHCl3 और H न्यू, HCl सॉरी। तो CHCl3 क्या हो गया, ये बन गया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, क्लोरोफॉर्म इज स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है, ठीक। और इसकी रिएक्शन फर्दर Cl2H न्यू से हुई तो CCl4 बन गया, ठीक। CCl4 बन गया। क्लोरोफॉर्म स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है यार। ये कितने लोग तुम में से कमेंट करके बताना जरा कि कितने लोग ये सोचते हैं कि क्लोरोफॉर्म को सूंघ लोगे और बेहोश हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को सूंघा और बेहोश होगा, ऐसा नहीं होगा। क्लोरोफॉर्म हम लोग, मैंने तो एक्सपेरिमेंट किए देखो लैब में, मैं तो इंजीनियर हूं नहीं, मैं इंजीनियर नहीं हूं यार, है ना। मैं तो कोर केमिस्ट्री वाला आदमी हूं ना। मैंने एक्सपेरिमेंट किया। हम लोग सॉल्वेंट की तरह CHCl3 को यूज करते थे। क्लोरोफॉर्म को, अगर CHCl3 को हम लोग सॉल्वेंट की तरह यूज करें तो क्या होता है, कई बार कैप लगाते हैं, कई सारे बॉटल्स रखी है तो कैप लगानी जैसे सूंगा, ओह क्लोरोफॉर्म बंद कर दो, इसे बंद कर दो। इतनी क्लोरोफॉर्म सूंघने से कोई बेहोश नहीं होगा। इनफैक्ट मेढक तक नहीं होगा, तुम तो छोड़ दो। मेढक फ्रॉग वो भी बेहोश नहीं होगा। पहले उसका डाइसेक्शन करते थे बायो में, अब नहीं करते, तो उसे बेहोश क्लोरोफॉर्म लगा करते थे। क्लोरोफॉर्म लोकल एनेस्थीसिया होती है। तब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर वो मूवीज में हमने देखा कि रुमाल लगा के जो लगा दो वो आदमी बेहोश हो जा रहा है, तो वो तो हो ही जाएगा यार। तुम सोचो अगर किसी के मुंह पे क्लोरोफॉर्म ना लगाओ, ऐसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दो, थोड़ी देर में अपने आप फेंट हो जाएगा आदमी। क्लोरोफॉर्म क्या करता है, देखो क्लोरोफॉर्म किडनैपिंग में कैसे मदद करता है मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। करनी नहीं है हम लोगों को। क्लोरोफॉर्म लिया रुमाल में, और हमने अगर किसी के मतलब कोई मान लो किडनैप करना है, किसी को बेहोश करना है तुम्हें, तुमने उसके मुंह पे ऐसे ही रुमाल दबाया तो क्या होगा, उसकी बॉडी लिथार्जिक नहीं होगी, वो तो एक्टिवेट हो जाएगा, तुरंत थप्पड़ मारेगा तुम्हारे, भगा देगा तुम्हें, है ना। वो भी रिएक्ट करेगा ना। लेकिन जैसे ही तुमने क्लोरोफॉर्म उसके मुंह पे ला के थोड़ी सी दवाई, उसकी बॉडी क्या होता है, नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है, लोकल एनेस्थीसिया है, डाउन हो जाता। तो वो रिएक्टिंग टेंडेंसी उसकी कम हो जाती है। यही करता है क्लोरोफॉर्म। तो मोमेंटली वो आपको डिजीनेस फील कराएगा, फिर बेहोश कर देगा थोड़ी देर के लिए, परमानेंट बेहोश नहीं कर पाएगा, ठीक। ठीक है, परमानेंट बेहोश तो करना भी नहीं है किसी को। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं मतलब क्या कह रहा हूँ, किडनैपिंग की टिप दे रहा हूँ। मैं तो केमिस्ट्री बता रहा हूँ कि उसके पीछे साइंस क्या चल रही, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई और तुमने ज्यादा वेपर्स किसके इनहेल कर लिए, क्लोरोफॉर्म के इनहेल कर लिए, तो नर्वस सिस्टम सडनली डाउन हो जाएगा और तुम्हें बेहोशी फील होगी, ठीक। तो ये नोट कर लो भाई। ये रिएक्शन तो आसानी से समझ में आनी चाहिए। ये बात सुन के अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये तो मजा आया होगा सुन के यार। ये तो इंटरेस्टिंग बात बताई ना, कि तुमने सोचा कि क्लोरोफॉर्म अगर हमें कहीं गलती से हमने रुमाल में लगा के या हमने ढक्कन सूंघ लिया क्लोरोफॉर्म का तो बेहोश हो जाओगे। अरे कतई नहीं होगा, चिंता मत करो, ठीक। अब इसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं।
मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या हुआ कि जो X था पहले, जो X2 था वो ब्रेक हुआ सनलाइट से, और क्या बन गया X फ्री रेडिकल और X फ्री रेडिकल। X रेडिकल बन गया। ये क्या है, चेन इनिशिएशन स्टेप है, चेन इनिशिएशन स्टेप है, यहां से चेन इनिशिएट हो गई। ठीक, फिर क्या हुआ, जो X रेडिकल था उसने किस पे अटैक किया, उसने हम मान लेते हैं कि हम RH ले लेते हैं, तो RH पे अटैक किया। अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी थी, क्या कि या तो ये R रेडिकल बना दे और HX बना दे, या फिर ये क्या कर दे RX बना दे और H रेडिकल बना दे। तो इनमें से कौन सा काम होगा, दो पॉसिबिलिटी है भाई, वो किधर से भी अटैक कर सकता है। तो इसमें कौन सा बात होगा, काम होगा, तो उसमें जो सही बात है वो ये है। ये गलत है, क्यों, क्योंकि H रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल। ये रिएक्शन कैसी होती है, हाईली एंडोथर्मिक होती। कैसी होती, हाईली एंडोथर्मिक होती है, और ये जो होता है अनस्टेबल होता बहुत, तो H रेडिकल नहीं बनाता है। ठीक, अब R रेडिकल बन गया हमारे पास में। R रेडिकल क्या करेगा, जो R रेडिकल बना हमारे पास, तो ये वाली स्टेप नहीं होगी, है ना, ये ध्यान रखना। ठीक, ये नहीं होगी, यहां पे ये रेडिकल है, थोड़ा सा मार्कर मोटा कर लूं क्या, तो ये रेडिकल है। ठीक है, तो अब क्या बना, जो हमारा R रेडिकल बना, वो R रेडिकल क्या करेगा, R रेडिकल किससे रिएक्शन करेगा, X2 से रिएक्शन करेगा, और क्या बना देगा, RX बना देगा और X रेडिकल बना देगा फिर से। ठीक, ये दोनों स्टेप कहलाती हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप। ये आपस में लगातार चलती रहेंगी, तो ये कहलाती हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप। ये चेन प्रोपगेशन स्टेप्स कहलाते हैं। ठीक, तो चेन इनिशिएशन हो गया, चेन प्रोपगेट कर गई, अब क्या होगा, चेन टर्मिनेट होगी। भाई इनिशिएट हो गई, प्रोपगेट हो गई, अब क्या होगी, अब टर्मिनेट होगी। टर्मिनेट कैसे होगी, कि जो X रेडिकल बना वो दूसरे X रेडिकल से टकरा जाए, या फिर R रेडिकल X रेडिकल से टकरा जाए, या फिर R रेडिकल से टकरा जाए। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हैं, इन्हें लिख लेते हैं हम लोग। तो टर्मिनेशन में क्या होगा कि R रेडिकल जो बना था वो अपने जैसे दूसरे R रेडिकल से टकरा के क्या बना दे, RR बना दे, या फिर R रेडिकल किससे टकरा जाए, X रेडिकल से टकरा जाए और RX बना दे, या फिर X रेडिकल जो है वो फिर से X रेडिकल से टकरा जाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है तो X2 बना दे। ये सारी ही तीनों रिएक्शन कैसी होंगी, ये चेन टर्मिनेशन स्टेप्स हैं। कौन सी हैं, चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये कैसी है, चेन टर्मिनेशन स्टेप्स हैं। ठीक, तो इन्हें आराम से लिख लो, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से बात समझ में आएगी। ये ध्यान रखना कि X2 हम लोग H रेडिकल नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये चेन टर्मिनेशन हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शंस की। ठीक, ये नोट हो गया, तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिएक्शन। इसे लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन में नंबर 1 लिखते हैं। नंबर 1 रिएक्शन क्या होगी, ये कैसी है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक, तो लिख लेते हैं दिस इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 2, अब रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो है, ये बात सही है। ठीक, और ये कैसी है, लगातार एक के बाद एक होती जा रही, तो ये कैसी रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है। कैसी है, चेन रिएक्शन है। इट इज अ चेन रिएक्शन। ये क्या है, चेन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है। ठीक, जो R रेडिकल बन रहा है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी,
जो आर रेडिकल बन रहा है वो क्या होगी, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। तो लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ आर रेडिकल इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। द फॉर्मेशन ऑफ आर रेडिकल is rate determining step। जिसे हम RDS भी कह सकते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक, तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखने की कोशिश करें, ऑर्डर मतलब हम ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं लिखना है, अगर हम RH का मतलब RH का ऑर्डर लिखने की कोशिश करें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, सबसे ज्यादा होगा 3 डिग्री H के लिए, 3 डिग्री CH का सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री CH का होगा, फिर 1 डिग्री CH का होगा। ठीक, और लास्ट में किसका होगा, लास्ट में मिथाइल का लिखना चाहो मिथाइल का लिख दो, वैसे इतना ही ठीक है, 1 डिग्री का ही ठीक है। इसे साफ साफ लिख देते थोड़ा। ठीक, तो ये ऑर्डर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए आ रहा है क्यों, क्योंकि हम लोग रेडिकल की क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, रेडिकल की स्टेबिलिटी देखेंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो लिख देते हैं आगे कि दिस ऑर्डर इज ट्रू, दिस ऑर्डर इज ट्रू बिकॉज ऑफ formation of free radical which is more stable on 3 degree than 2 degree than 1 degree। ठीक, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस की बात करें, अगला पॉइंट लिख लेते हैं नंबर 5। अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस की बात करें, ठीक, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस की बात, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं पेन, है ना। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस की बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस की बात करें, अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी आएगी, F2 की, फिर Cl2 की, फिर Br2 की, फिर I2 की। ठीक, तो क्या आ जाएगा ऑर्डर, F2 की सबसे ज्यादा आ जाएगी, फिर आ जाएगी Cl2 की, फिर आ जाएगी Br2 की, और फिर आ जाएगी I2 की। ठीक, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया किसका, हैलोजेंस का। सिंपल बात है। F2 के केस में क्या होगा, F2 के केस में रिएक्शन हाईली रिएक्टिव होगी। ठीक, ठीक है, F2 के केस में क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगी रिएक्शन। F2 हाईली रिएक्टिव है, वो तो दिख ही रहा है, लिख ही दिया ऑर्डर, हाईली रिएक्टिव है एंड एक्सप्लोजिव, एंड एक्सप्लोजिव है क्योंकि जो रिएक्शन की एक्सोथर्मिसिटी है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक ठीक, और जो HF बनेगा वो किससे रिएक्ट कर लेगा, HF जो होता है वो सिलिका से रिएक्ट कर लेता है, तो स्पेशल टाइप का एपरेटस भी चाहिए होगा। और I2 के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, I2 के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि इसके केस में रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। I2 के केस में क्या होता है, रिएक्शन कैसी आती है, रिवर्सिबल। तो इस रिवर्सिबिलिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं, आयोडिनेशन हम लोग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, विच कैन ऑक्सीडाइज HI। लिख लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। देखो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग तटस्थ होकर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ पढ़ रहे हैं कि हमें पूरी बात समझ में आ जाए। ठीक, चलो नंबर 6। कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट करके बिल्कुल बताना कि सर इस तरह की दिक्कत आ रही है, इसे अगर थोड़ा सा और रेक्टिफाई किया जा सके तो बेहतर है। ठीक,
तो लिखो द आयोडिनेशन इज कैरिड आउट, द आयोडिनेशन is carried out in presence of an oxidizing agent, which can oxidize HI, ठीक, जो HI को ऑक्सीडाइज कर सके। अब HI को ऑक्सीडाइज कर सके ऐसे को देखें तो हम क्या लिखें, तो RH की रिएक्शन अगर हम करा दें, RH की रिएक्शन अगर हम I2 से कराएं तो रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी, RI बनेगा और HI बनेगा। HI की रिएक्शन HNO3 से करा देता है और इससे I2 बना देता है, I2 बन जाएगा, ठीक। और I2 जो बनेगा तो क्या होगा कि रिएक्शन ये धीरे धीरे किधर होगी, फॉरवर्ड ड्राइव होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ली चैटलियर काम करेगा। ली चैटलियर क्या कहता है कि अगर हम प्रोडक्ट को हटाना शुरू कर दें तो क्या होगा, रिएक्शन धीरे धीरे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ चलने लगेगी, ठीक है ना। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल की तरह ये काम करेगा, ठीक। ठीक है, नंबर 7 लिख लेते हैं, यहीं पे लिख जाएगा, लिख देते हैं क्या कि इसमें काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट भी ऑब्जर्व होगा। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में क्या होता है, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, KH/KD निकालते हैं। KH/KD निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर KH/KD लेस देन 1 आया तो हम कहेंगे कि वो लेस देन या ग्रेटर देन 1 आया, तो KH/KD क्या का मतलब है कि रेशियो अगर उनका 1 नहीं आया, ग्रेटर देन 1 या 1 से कम आया, तो इसका मतलब जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो RDS है। RH बॉन्ड की या CH बॉन्ड की बॉन्ड ब्रेकिंग जो हो रही है वो किस में हो रही है, RDS में हो रही है, ठीक है। तो लिख देते हैं काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, ठीक। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, rate determining step involves breaking of CH bond। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व होता है क्योंकि जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो किसकी हो रही है, RDS में CH बॉन्ड की हो रही है, इसलिए हम कहेंगे उसमें काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट भी ऑब्जर्व होता है, ठीक है। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट भी ऑब्जर्व होता है इसमें, ठीक। ठीक है, लिखते चलो भाई आराम से, कोई परेशानी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते रहो, आराम से देख लेंगे, ठीक। अगला पॉइंट लिखें, अब अगर रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म से जा रही है तो हम ये भी समझ सकते हैं ना कि अगर हम ऑक्सीजन डाल दें तो रिएक्शन का रेट क्या होना चाहिए, थोड़ा सा स्लो डाउन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेडिकल स्कैवेंजर क्या करेगा, ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगा, और ऑक्सीजन को ट्रैप करने के बाद दोबारा जब तक फ्री नहीं करेगा तब तक रिएक्शन का रेट कैसा रहेगा, स्लो रहेगा, ठीक। तो लिख देते हैं इस बात को कि अगला पॉइंट लिख देते हैं 8 नंबर, द रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी स्लोड डाउन, the rate of the reaction can be slowed down by using radical scavengers, like O2, ठीक, लाइक O2, ठीक है। रेडिकल स्कैवेंजर क्या करता है, O2 क्या करता है कि जो R रेडिकल बना, सॉरी जो X रेडिकल बना, उसे ऑक्सीजन का जो डाई रेडिकल है वो कंज्यूम कर लेता है इसे और XOO रेडिकल बना देता, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, रिएक्शन इसकी वजह से क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद इसे रिलीव कर देगा तो फिर रिएक्शन का रेट दोबारा से रिकवर भी हो जाएगा, ठीक। अगला पॉइंट लिखें, अब
आयोडीनेशन की बात खत्म हो गई, रेडिकल स्कैवेंजर हो गया, तो अब बात कर लेते हैं फ्लोरीनेशन की। फ्लोरीनेशन के बारे में काफी कुछ लिख दिया था, लेकिन फिर से लिख देते हैं अलग से भी, फ्लोरीनेशन को थोड़ी इज्जत देते हैं। फ्लोरीनेशन में क्या होगा कि ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सप्लोसिव होगी, ठीक। और रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन एक्सप्लोसिव होगी, और इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन ब्लैक मिलेगा, ठीक। लिख देते हैं इस बात को क्या, कि इट इज हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन एंड इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ब्लैक ड्यूरिंग रिएक्शन। लिख देते हैं द रिएक्शन is explosive and highly exothermic and highly exothermic and it involves formation of carbon black ड्यूरिंग रिएक्शन। ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक। तो क्या रिएक्शन होगी, आगे लिख देते हैं इस बात को। ये बात तो अब लिख ही ली होगी, मैं डिक्टेट कर रहा हूं तब भी लिख ही लिया करो यार, मेरे को तो लिखने में टाइम लगेगा। जब तक मैं डिक्टेट कर रहा हूं तब तक नोट डाउन कर लो साथ साथ मेरे। तो यूट्यूब में भी तुम्हें मेरी सामने वाली फीलिंग आएगी कि मैं सामने खड़ा हूं तुम्हारे। कान में हेडफोन लगा के देखो, सही तरीका क्या है, कान में हेडफोन लगाओ, रूम लॉक करो, कॉपी पेन लेके बैठो, वीडियो ऑन करो और फोकस होके पढ़ो तो मजा आएगा, ठीक है ना। और जब सवाल लग जाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। आगे बात करता, रिएक्शन क्या लिखे, मान लो हमने CH4 से रिएक्शन लिख दी, CH4 से रिएक्शन ट्वाइस F2 की लिखी, तो इससे क्या होता है, कार्बन ब्लैक बन जाता है और HF बन जाएगा। जो HF होता है ये क्या करता है, इट रिएक्ट्स विद सिलिका जेल, सिलिका, इट रिएक्ट्स विद सिलिका, सिलिका और ग्लास कह सकते हैं। सो द रिएक्शन रिक्वायर्स स्पेशल apparatus, ठीक। रिएक्शन रिक्वायर्स स्पेशल apparatus, रिएक्शन में स्पेशल apparatus की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर ये HF बन गया तो ये कहां से रिएक्शन करके क्या कर देगा, कहां से रिएक्शन करके ये कांच में छेद कर देगा और नीचे चला जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं क्लोरीनेशन के, पॉइंट नंबर कौन सा आ जाएगा अपना, 9 के बाद आएगा 10, ठीक। क्लोरीनेशन के लिए लिखते हैं, ये नोट कर लो पहले, फिर लिखते हैं क्लोरीनेशन को भी, ठीक है। तुम लोग तो पॉज कर सकते हो, मैं तो आगे बढ़ ही जाऊं। तो क्लोरीनेशन पे चलते हैं। क्लोरीनेशन में क्या होगा भाई, क्लोरीनेशन हम लोग तो अभी करके आए हैं। ये रिएक्शन भी बहुत फास्ट होती है, अगर हम लोग सनलाइट में एक्सपोज करा दे तो इसमें भी कार्बन ब्लैक बन जाता है। लिख लेते हैं दिस रिएक्शन इज ऑल्सो फास्ट, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी फास्ट, ठीक। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी फास्ट एंड क्या करेगा, प्रोड्यूसेस कार्बन ब्लैक इन ब्राइट सनलाइट एंड प्रोड्यूसेस कार्बन ब्लैक इन ब्राइट सनलाइट। ब्राइट सनलाइट, तो इसमें भी अगर हम ले लें CH4 ले लें, तो CH4 की रिएक्शन अगर हम ट्वाइस Cl2 से करा दें तो इससे क्या बन जाएगा, C ब्लैक बन जाएगा प्लस 4 HCl बन जाएगा, ठीक। सही है। अगर हमें रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराना है तो वो डिफ्यूज सनलाइट की जरूरत होती है, ठीक है। तो लिख देते हैं इस बात को इंपॉर्टेंट करके, एक पॉइंट लिख लो, क्या क्या लिखना है यहाँ पे, कि जब रेडिकल रिएक्शन कराएंगे तो वो किस में कराएंगे,
डिफ्यूज सनलाइट में कराएंगे तो लिखते हैं द रेडिकल सब्स्टिट्यूशन is observed in diffused sunlight. डिफ्यूज्ड सनलाइट किस बनाएंगे? डिफ्यूज सनलाइट पे। तो ये लिखी जा सकती है। अब इसके लिए रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? रिएक्शन कैसे लिखेंगे कि हमने लिखा इथेन ले लिया और Cl2 को एक्सेस में ले लिया। सनलाइट कैसी लेंगे? डिफ्यूज लेंगे, ध्यान रखना है ना। तो इससे C2Cl6 बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। C2Cl6 और HCl बन जाएगा। ठीक, तो क्लोरीनेशन कैसा प्रोसेस होता है? क्लोरीनेशन रिएक्टिव प्रोसेस होता है, सेलेक्टिव नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट बात, एक बात यहाँ पे और आ गई इंपॉर्टेंट। अब इसमें दूसरे तरह का फूल बना देते हैं। ठीक, कि द क्लोरीनेशन इज, इस पे लिख देता है द क्लोरीनेशन इज, क्लोरीनेशन कैसा प्रोसेस है? क्लोरीनेशन इज अ रिएक्टिव प्रोसेस नॉट सेलेक्टिव प्रोसेस। मतलब ऐसा बच्चा है क्लोरीन जो सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, सेलेक्ट नहीं करता है कि कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं। क्लोरीनेशन कैसा है? रिएक्टिव प्रोसेस है, सेलेक्टिव नहीं है। क्लोरीनेशन रिएक्टिव है, सेलेक्टिव नहीं है। ठीक, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट कौन से नंबर पे पहुंच गए हम लोग? 10 के बाद आ गया 11 नंबर, और 11 नंबर पे बात करते हैं ब्रोमिनेशन की। ठीक, ब्रोमिनेशन की बात करते हैं यहाँ पे। ब्रोमिनेशन में क्या होगा यार? क्लोरीनेशन बात समझ आई? क्लोरीनेशन कैसा है? सेलेक्टिव नहीं है, केवल रिएक्टिव है। और ब्रोमिनेशन जो है वो स्लाइटली रिवर्सेबल होती है। ठीक, ब्रोमिनेशन जो होती है वो स्लाइटली रिवर्सेबल होती है क्योंकि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी HF से लेके HCl तक बढ़ती जाती है। तो ब्रोमिनेशन क्या होती है? स्लाइटली रिवर्सेबल रिएक्शन है। कैसी है? दिस इज स्लाइटली रिवर्सेबल। कैसी है? स्लाइटली रिवर्सेबल है। ठीक, तो जैसे अगर हमने CH4 की रिएक्शन Br2 से लिखनी थी तो फॉरवर्ड ज्यादा जाएगी, बैकवर्ड कम आएगी, इसलिए छोटा एरो बनाया। ठीक है, केमिस्ट्री में इसी तरह दिखाते हैं। और इससे CH3Br बन जाता और HBr बन जाता। ठीक है, ठीक है। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? रिएक्टिविटी क्लोरीनेशन की ज्यादा है, और ब्रोमिनेशन के केस में सेलेक्टिविटी ज्यादा होगी। तो दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं, जो रिएक्टिव होते हैं और दूसरे सेलेक्टिव होते हैं। जो सेलेक्टिव होते हैं वो ज्यादा सफल हैं रिएक्टिव लोगों से, क्योंकि उन्हें पता है, वो तुमने सुना है ना कि ऐसी वाणी बोलिए जैसे झगड़ा होए, और उससे कभी ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। तो सेलेक्टिव हो, उससे बात करो, है ना। सेलेक्टिव लोगों से लड़ो, लड़ने के लिए भी सेलेक्टिविटी जरूरी है। ठीक, तो ब्रोमिनेशन क्या है? सेलेक्टिव प्रोसेस है, और क्लोरीनेशन क्या है? रिएक्टिव प्रोसेस है। तो इस बात को लिख देते हैं कि द ब्रोमिनेशन इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस। द ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव देन रिएक्टिव। ठीक, सेलेक्टिव ज्यादा है ये रिएक्टिव से। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम लिखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखें, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होएगा? क्लोरीनेशन का ज्यादा है किससे? ब्रोमिनेशन से, ब्रोमीन का। और सेलेक्टिविटी ऑर्डर लिखें, तो वो किसका ज्यादा आएगा? उल्टा आ जाएगा। ब्रोमीन सेलेक्टिव ज्यादा है, तो ब्रोमीन ज्यादा क्वेश्चन करने में भरोसा नहीं रखता, सही क्वेश्चन करने में भरोसा रखता है ना। तुम लोग क्या करते हैं? ज्यादा क्वेश्चन करने की सोचते हो। सही करने से सिलेक्शन होता है, ज्यादा करना भी अच्छी बात है, लेकिन स्पीड विद एक्यूरेसी इज गुड। केवल स्पीड या केवल एक्यूरेसी दोनों से ही काम नहीं चलता। ठीक, तो रिलेटिव रेट फॉर रिएक्टिविटी अगर हम लिख दें, रिलेटिव रेट फॉर रिएक्टिविटी लिख दें, रिलेटिव रेट्स
फॉर रिएक्टिविटी, तो यहां पे लिख दें, अगर हम क्लोरीनेशन के लिए लिख दें, यहाँ पे लिख लें 1 डिग्री, यहाँ पे लिख लें 2 डिग्री और यहाँ पे लिख लें 3 डिग्री। तो क्लोरीनेशन के लिए यहाँ पे लिख लें क्लोरीनेशन और यहाँ पे लिख लें ब्रोमिनेशन। ठीक, तो क्लोरीनेशन के लिए ये 1:3.8:5 का आता है और ब्रोमिनेशन के लिए यही रेट, ध्यान से देखना, 1:82:1600 का आता है। तो देख रहे हो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। किसके लिए? ब्रोमीन के लिए 3 डिग्री पे अटैक करना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि ब्रोमीन ढूंढ रहा है मॉलिक्यूल में और ढूंढ ढूंढ के 3 डिग्री पे अटैक कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल की रिएक्टिविटी हम निकालेंगे कैसे कैसे करेंगे इसे, ये देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लिख के फॉर्म में लिख लेते हैं इसे। क्वेश्चन आया क्या? कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्रोडक्ट ऑन मोनोक्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक, लिख दें कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री products of monochlorination and bromination of 2-methyl butane। ठीक, 2-मिथाइल ब्यूटेन के लिए अगर हमें निकालना है तो पहले तो ये देख लेते हैं कि 2-मिथाइल ब्यूटेन होता क्या मेरे भाई। तो 2-मिथाइल ब्यूटेन तो ये है 1 2 3 4, ये क्या है? 2-मिथाइल ब्यूटेन है। क्या है? 2-मिथाइल ब्यूटेन। सब लोग स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं? हाँ बोल दो एक बारी। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इसमें नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन देखो तो 1 डिग्री कहाँ कहाँ पे है? 1 डिग्री कहाँ पे है? 1 डिग्री है यहाँ पे, 1 2 3। अब इनका एनवायरनमेंट की बात नहीं करें, एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो अलग आएंगे, 6 एक तरह के आएंगे, 3 एक तरह के आएंगे, लेकिन अभी हम लोग एस्टिमेशन ऐसे कर रहे हैं कि 1 डिग्री 9 है। 2 डिग्री कितने हैं? 2 डिग्री 2 है। 2 डिग्री 2 है। और 3 डिग्री कितने हैं? 3 डिग्री 1 है। 3 डिग्री 1 है। तो हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है इनकी सबकी, कैसे निकालते हैं अभी देख लेते हैं। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। क्लियर है? चलो, तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो परसेंटेज यील्ड जो लिखेंगे, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन into reactivity divided by summation of number of replaceable H into reactivity, ठीक, into 100। ये फॉर्मूला लिखेंगे हम। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे और इससे हम मिला के क्या करेंगे? सवाल लगा देंगे। ठीक, बढ़िया लगने लगा। ठीक है, रिएक्टिविटी साफ साफ लिख दूंगा ना, मेरे को लग रहा रिएक्टिविटी थोड़ा गंदा लिख दिया मैंने, इनटू रिएक्टिविटी लिख देता। ठीक, तो जैसे अगर क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन, मतलब जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, फॉर क्लोरीनेशन देख लेते हैं। ब्रोमिनेशन अपने आप घर से करोगे, मैं क्लोरीनेशन का निकाल के दिखा देता हूं तुम्हें। फॉर क्लोरीनेशन क्या आ रहा होगा? फॉर क्लोरीनेशन 1 डिग्री प्रोडक्ट, परसेंटेज यील्ड ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट, ऐसा लिखते हैं, परसेंटेज यील्ड ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट। कैसे लिखेंगे? कैसे लिखोगे 1 डिग्री प्रोडक्ट? कितने
1 डिग्री हाइड्रोजन थे, 9 हाइड्रोजन थे, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3.8 प्लस 5 इंटू 1 इंटू 100। ठीक, यहां तक तो बात क्लियर है। अब अगर इसे सॉल्व कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/9 और ये 7.6 और 1 यानी कि 21.6 इंटू 100, और इसे सॉल्व कर देंगे पूरा तो ये आ जाएगा 41.66%। ठीक, ये तो मान दो क्लियर है बात, इसमें कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, ये आराम से निकाला जा सकता है। इसी तरह से 2 डिग्री प्रोडक्ट के लिए निकाल लेते हैं। 1 डिग्री के लिए बात समझ में आ गई। 9 कहां से आया, 9 आया 1 डिग्री हाइड्रोजन थे और 1 इसकी रिएक्टिविटी थी। 1 को तुम 1 के ले लो, के सारे कॉमन रहेंगे, कैसे के काट देना बाद में, तब भी काम चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक, अगला 2 डिग्री प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा, 2 डिग्री प्रोडक्ट के लिए क्या आ जाएगा भाई, परसेंटेज यील्ड लिखना। परसेंटेज यील्ड ऑफ 2 डिग्री प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 3.8 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3.8 प्लस 1 इंटू 5 इंटू 100, तो ये ऊपर आ जाएगा 7.6 डिवाइडेड बाई 21.6 इंटू 100। इतनी बात तो समझ में आ रही है आसानी से। जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो कितना आंसर आ रहा है। इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा यार, अप्रोक्सीमेटली देख लो तो 3 टाइम्स के लगभग आएगा, 1/3 तो 35.13% के लगभग आ जाएगा इसका आंसर, 1318 के लगभग आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से परसेंटेज यील्ड ऑफ 3 डिग्री प्रोडक्ट निकालें। 3 डिग्री प्रोडक्ट निकालें तो 3 डिग्री प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, यह आ जाएगा 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 21.6 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 500 बाई 21.6, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 23.16%। ठीक, तो तुम्हें घर से क्या करना है, तुम्हें ब्रोमिनेशन के लिए सेम चीज निकाल के रखनी है। ठीक, ये बात समझ में आ गई आसानी से। तो होमवर्क क्या है तुम्हारे लिए, सब लोग भाई करना है ना, और नोट्स में आंसर दिया हुआ है, नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना। कैलकुलेट फॉर ब्रोमिनेशन, कैलकुलेट फॉर मोनोब्रोमिनेशन, ये तुम घर से करोगे, ये मैं मान ले रहा हूं कि ये होमवर्क है, ये सब लोग घर से करेंगे। ठीक है, ठीक है, मोनोब्रोमिनेशन के लिए घर से करना, बिल्कुल नोट्स में आंसर लिखा हुआ वहां से मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं छोटे छोटे से, इस रिएक्शन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब तो हम लोगों ने सारी थ्योरी कर ही ली इसकी, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम CD4 ले लें, अगर हम क्या ले लें, CD4 ले लें और इसकी रिएक्शन Cl2H से करा दें। ठीक, और इसे एक्सेस में ले लें। भाई अगर हमें मोनोक्लोरिनेशन कराना है तो हमेशा एल्केन को ही एक्सेस में लेना पड़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आसानी से हो पा रही। इसी तरह से अगर हम PH3CH ले लें, ट्राइफिनाइल मिथेन ले लें और इसकी रिएक्शन Cl2H से करा दें, तो PH3CCl बन जाएगा और HCl बन जाएगा। जहां पे H है वो हट जाएगा। टॉलुइन ले लो भाई, टॉलुइन में क्या होगा, Cl2H से CH2Cl बन जाएगा। ठीक है, HCl तो बन ही रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, और इनमें हमने ब्रोमिनेशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है, सब में एक ही जैसा ही है। ठीक है ना, सब में एक जैसा ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अगला देखें नंबर 4, 3 तक हो गए, नंबर 4 पे चलते हैं। तुम अपने आप करोगे बेहतर रहेगा। Br2H से हमें मेजर प्रोडक्ट लिखना है, हमें कौन सा लिखना है, मेजर प्रोडक्ट लिखना है। और एक बार Cl2H से भी लिख लो जिससे कि डिफरेंस पता लग पाए। Cl2H क्या करेगा, Cl2H तो तेजी में है, वो क्या करेगा 1 डिग्री से ही जाके टकरा जाएगा। लेकिन Br2 क्या करेगा, वो 3 डिग्री हाइड्रोजन ढूंढेगा और वहां जाके जुड़ेगा, तो ये 3 डिग्री प्रोडक्ट है और ये 1 डिग्री है। अंतर समझ में आना चाहिए आसानी से कि क्लोरीनेशन ने क्या किया, उसने क्लोरीनेशन ने रिएक्टिविटी दिखाई, सेलेक्टिविटी नहीं दिखाई। ठीक, उसने रिएक्टिविटी दिखाई, सेलेक्टिविटी नहीं दिखाई।
अब अगर मान लो हमें क्लोरीनेशन को सेलेक्टिव बनाना है, अगर हमें क्लोरीनेशन को सेलेक्टिव बनाना है तो हम क्या करें, एल्केन के साथ बेंजीन को सॉल्वेंट की तरह ले लें। क्या कर लें, एल्केन को बेंजीन की तरह के साथ सॉल्वेंट में ले लें। तो अगला देखते हैं, नंबर 5 ले लेते हैं। अगर हमें इसी प्रोसेस को, सेम रिएक्शन है, Cl2H है और इन बेंजीन ले लें, बस हम क्या करें, इन बेंजीन ले लें, तो क्लोरीनेशन भी सेलेक्टिव हो जाता। तो इस बात को लिख देते हैं कि इन बेंजीन Cl रेडिकल जो होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है और उसकी सेलेक्टिविटी 3 डिग्री के लिए बढ़ जाती है। ठीक, तो लिख देते हैं इस बात को क्या, कि इन, स्टार लगा के लिख देते हैं, स्टार के अपन फूल बना लेते हैं, लिखते हैं इन बेंजीन Cl radical gets stabilized and therefore the selectivity of 3 degree increases. The selectivity of 3 degree increases. सेलेक्टिविटी 3 डिग्री की क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। सेलेक्टिविटी 3 डिग्री की इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि क्लोरीन रेडिकल जो होगा वो क्या करेगा, स्टेबलाइज होगा किसमें, बेंजीन में। ठीक, ये बात हो गई छोटे छोटे क्वेश्चंस में। अब एक तरह के क्वेश्चन जो और आते हैं वो आते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन बिफोर एंड आफ्टर डिस्टिलेशन ऑफ मोनोक्लोरिनेशन या मोनोब्रोमिनेशन पे। ठीक है, चलो एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स obtained on monochlorination of 2-methyl-butane, मेरे को 2-methyl-butane कुछ ज्यादा पसंद है, बिफोर एंड आफ्टर डिस्टिलेशन। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 2-methyl-butane बना लेंगे। ठीक, 2-methyl-butane बनाया, अब इसका हमने क्लोरीनेशन कराया, तो क्लोरीन कहां कहां लग सकता है जरा देखना मेरे भाई ध्यान से। क्लोरीन कहां कहां लग सकता है, क्लोरीन यहां लग सकता है, यहां लगेगा तो ये कायरल हो जाएगा कायरल, यहां लग सकता है और यहां लग सकता है, ये 4 जगह लग सकता है। जब तुमने यहां पे क्लोरीन लगाया इस पोजीशन पे, तो ये वाला कार्बन कायरल हो जाएगा। कैसे जरा देखना ध्यान से, यहां पे Cl लगाया, देखो ये कायरल हो गया, तो बेसिकली ये भी कायरल बन जाएगा और ये कायरल, तो टोटल प्रोडक्ट बनेंगे कितने, टोटल प्रोडक्ट जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे, टोटल प्रोडक्ट आ जाएंगे 6। कैसे आए, एक यहां पे आया, एक यहां पे आया, 2 यहां पे जो लगा था उससे 3 आया, यहां पे जो लगा वहां से 2 आ गए, 3 की जगह मैं 1 लिखता हूं यहां पे। तो टोटल प्रोडक्ट कितने आए, 6 आए। और ये 2 क्यों आए, क्योंकि ये वाला कायरल बन गया, इस पे लगने की वजह से ये कायरल बना। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से रखना। ठीक, तो टोटल प्रोडक्ट आ गए 6 इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। और आफ्टर डिस्टिलेशन जो होगा, आफ्टर डिस्टिलेशन जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो डिस्टिलेशन में सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक, ठीक है, आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 4 ही आएंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टिलेशन में ऑप्टिकल आइसोमर्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। लिख देते हैं बाय डिस्टिलेशन we cannot separate ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक, क्योंकि उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं, केवल ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग होती है, तो उन्हें हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक,
तो कहाँ तक हम लोगों ने लिख लिए थे केस? 5 लिख लिए थे, 6 और लिख लेते हैं। अच्छा, इसके तो केस कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा सवाल पूछा जाए, और एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक दो। यहाँ पे Br2H लगाया जाए तो क्या बन जाएगा? जो रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है वहीं पे रिएक्शन होगी। बन गया। अब इसमें अगर हमें Br2H लगाना हो या Cl2H लगाना हो तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे जरा देखना भाई। कहाँ कहाँ बना सकते हो बताना। मैं बताना शुरू करूं? देखो, एक यहाँ पे बनेगा, यहाँ लगाओगे एक बनेगा, यहाँ लगाओगे कायरल आ जाएगा, 2 बनेंगे, यहाँ लगाओगे कायरल आ जाएगा, 2 बनेंगे, यहाँ लगाओगे ये वाला कायरल हो जाएगा, 2 बनेंगे, यहाँ लगाओगे एक बनेगा और यहाँ लगाओगे तो एक बनेगा। ठीक, तो कितने बन गए टोटल? टोटल बन गए 1 2 3 4 और 6, 10 बन गए। टोटल कितने बन गए? टोटल बन गए 10। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कितने आ जाएंगे? डिस्टिलेशन के बाद कितने आ जाएंगे? आफ्टर डिस्टिलेशन, आफ्टर डिस्टिलेशन 7 आ जाएंगे। जो 3 ऑप्टिकल हैं वो नहीं निकल पाएंगे बाहर। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ये सवाल को कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, सही है। और इसमें अगर ब्रोमिनेशन के प्रोडक्ट पूछ लिए जाएं तो कितने बन सकते हैं? तो मतलब ये तो एक ही बनाया है, इसमें अगर तुम बनाना चाहो तो क्या बना सकते हो? एक यहाँ लगा सकते हो, एक यहाँ लगा सकते हो, एक यहाँ लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें Fe और H2 केवल ब्रोमिनेशन का है तो करेंगे, अदरवाइज ये नहीं करेंगे। ठीक है ना, केवल ब्रोमिनेशन का है तो ये करेंगे, अदरवाइज ये नहीं करेंगे। ठीक, अब आज की लास्ट रिएक्शन आ जाती है रीड्स रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन लिख लेते हैं क्या? रीड्स रिएक्शन है। ये भी मतलब कम इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। रीड्स रिएक्शन, फ्री रेडिकल की लास्ट रिएक्शन रीड्स रिएक्शन है। क्या होता है इसमें? RH की रिएक्शन किससे कराते हैं? SO2Cl2 से। RH की रिएक्शन SO2Cl2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये भी फ्री रेडिकल पाथ को फॉलो करती है, फ्री रेडिकल पाथ को फॉलो करेगी और क्या बना देगा? RCl बना देगा, SO2 बनेगी और HCl बन जाएगा। ठीक, तो ये रिएक्शन खत्म हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या खत्म कर दिया? हम लोगों ने फ्री रेडिकल को खत्म किया। अगली क्लास से हम लोग कार्बोकैटायन करेंगे। आज की क्लास के बाद तुम्हें होमवर्क टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि अब वहां पे धीरे धीरे मटेरियल मैं देना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करते जाओ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार, दोस्तों तक पहुंचाओ, रीच बढ़नी चाहिए हमारी। ठीक है ना, चलो मिलते हैं, ओके बाय।